सभी दोस्तों को नमस्कार। आपका स्वागत है। तो आज है 22 मार्च 2026। 22 मार्च 2026 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वो पढ़ते हैं एमसीक्यू के द्वारा, और उससे जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने दिव्यांग शक्ति योजना शुरू की है? तो दिव्यांग शक्ति योजना किसने शुरू की? आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मार्च 2026 में उगादी के अवसर पर दिव्यांग शक्ति योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन में दिव्यांगजनों की पहुंच और आवागमन को सुगम बनाना है। यह सुविधा उन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है जिनकी विकलांगता 40% से उससे अधिक है। तो दिव्यांग शक्ति योजना कौन शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश संबंधित फैक्ट जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। और राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल नजीर। ये रहा हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना नया राज्य बना। कोलेरू झील जो ताजे पानी की झील है, और पुलिकट झील जो खारे पानी की झील है, यहाँ की महत्वपूर्ण झील है। आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा है। अरमाकोंडा को जिंदा गाड़ा के नाम से जानते हैं, जो पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। हमसे पूछेगा पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ का है, तो हम क्या करेंगे? आंध्र प्रदेश का है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है जनगणना के लिए? सुदर्शन पटनायक जी को। ये रहे सुदर्शन पटनायक जी। ये रेत कलाकार है। इसे देखिए रेत से ये चित्र बना देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त रेत कलाकार और पद्मश्री विजेता सुदर्शन पटनायक को जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए प्रगति, महिला और विकास पुरुष नामक 2 आधिकारिक शुभंकरों का अनावरण किया था। यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें 2027 में जाति आधारित डेटा भी एकत्र किया जाएगा। चलिए अभी जो ब्रांड एम्बेसडर है उसको देख लेते हैं। तो एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक एवं श्याम स्टील ने हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। महेंद्र सिंह धोनी को भीम पेमेंट ऐप के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सचिन तेंदुलकर को संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल रोड सेफ्टी चैंपियन और पहले रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। हाल ही में यूनिक्लो का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? जसप्रीत बुमराह को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो जल पुरस्कार 2026 से कावे मदानी जी को नियुक्त किया गया। कावे मदानी जी को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 मिला है। तो प्रोफेसर कावे मदानी को जल संसाधन प्रबंधन में उनके नवाचारपूर्ण शोधन, नीतिगत योगदान और वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने हेतु स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 किसे मिला है? कावे मदानी जी को। चलिए हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जो है देख लेते हैं किसे मिला है 2025 का। तो भौतिकी का मिला है जॉन क्लार्क को, मिचेल एस डेवराट को, जॉन एम मार्टिनिस को। रसायन विज्ञान के मिला है सुषमु कितागावा को, रिचर्ड रॉबसन को, उमर एम यागी जी को। चिकित्सा को मिला क्या? मैरी ई ब्रुंको को, फ्रेड रैमसेल को, सीमेन साकागुची को। साहित्य का मिला है लाजलो क्राजनो हरकोई को मिला है, जो हंगरी के। तो आपसे पूछ देगा कि लाजलो क्राजनो हरकोई कहाँ की है? तो हंगरी के, यानी साहित्य का मिला है। शांति का किसको मिला है? मारिया कोरोना मचाडो को शांति का मिला है, जो कहाँ की निवासी है? वेनेजुला की। अर्थशास्त्र का किसे मिला है? जोएल मोकर को, फिलिप एगियन को और पीटर हाविट को मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि किस देश के केंद्रीय बैंक को लंदन में स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा प्रतिष्ठित इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से आरबीआई को मिला है। भारत की आरबीआई बैंक मिला है इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड। तो भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा प्रतिष्ठित इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार बैंक को बैंक.इन डोमेन लागू करने के लिए मिला है, जो डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा को मजबूत करने और ऑनलाइन धोखाधड़ी को कम करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। चलिए आरबीआई से संबंधित फैक्ट जान लेते हैं। क्या है? आरबीआई की स्थापना
1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा हुई है। यह जो है यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर की गई थी। आरबीआई को जो है भारत का सेंट्रल बैंक कहते हैं और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ हैं। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे। और वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा। ये 26वें क्रम के हैं। 26वें क्रम के कौन है? संजय मल्होत्रा। देखिए नोट और करेंसी। 1 रुपये की नोट जो है ये वित्त मंत्रालय जारी करता है, लेकिन जो 1 रुपये से ज़्यादा है उसे आरबीआई जारी करता है। नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? आरबीआई गवर्नर के होते हैं। इसका कार्य क्या है? फंक्शन देख लेते हैं कि इसके मौद्रिक नीति बनाना है। इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। ये सरकार का बैंक होता है। ये मुद्रा जारी करता है। जितने भी नोट इशू होते हैं इंडिया में वो आरबीआई इशू करता है। इसका लोगो क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर प्लस पाम ट्री इसका लोगो है। और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाता है जिसमें 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य में से 3 जो होते हैं आरबीआई के और 3 होते हैं ये गवर्नमेंट के होते हैं। आरबीआई को बैंक का बैंक भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लाल सागर और हार्मुज जलडमरू मध्य में चल रहे संकट के बीच निर्यातकों को रसद सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो भारत सरकार ने रिलीफ योजना शुरू की है। तो रिलीफ का फुल फॉर्म क्या था? रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशियाई संकट से प्रभावित निर्यातकों के लिए 497 करोड़ के रिलीफ योजना की घोषणा की है। रिलीफ योजना निर्यात संवर्धन मिशन के तहत शुरू की गई है। इस पैकेज का उद्देश्य प्रभावित निर्यातकों को संघर्ष पूर्व दरों पर ऋण बीमा प्रदान करना है। चलिए विश्व की प्रमुख जल संधियाँ जान लेते हैं। जल संधि होती है कि जो दो बड़े भूभागों को अलग करती है और दो बड़े जो है भूभागों को क्या करती है? अलग करती है। और यहाँ पे क्या होगा? 2 जल निकाय होंगे उनको जोड़ेगी। देखिए मलक्का क्या है? मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है। पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। बेरिंग क्या है? रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग करता है। डेविस जो है ग्रीनलैंड एवं कनाडा को अलग करता है। जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। यहाँ देखिए ये सागर है इसलिए इसको जोड़ती है। हार्मुज जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। बाबुल मंदेव जो है लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को जोड़ता है। चलिए इसको कुछ ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए मलक्का में मल निकल गया, मलेशिया में मल निकलेगा। तो मलक्का जो है मलेशिया, यहाँ पे क्या है? सिया, तो यहाँ पे हो जाएगा सिया। तो मलक्का जो है मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है। अब पाक जलडमरू मध्य जो है ये हमारा नीचे जो है भारत और श्रीलंका को है। तो इसकी कोई अब देखिए बेरिंग। अब रिंग हम किसे पहनाते हैं? दो लोग जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो रिंग पहनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रिंग कौन पहना रहा था? हमें सबको पता है कि रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका आपस में एक दुश्मन है। तो यहाँ पे उल्टे हो गया था। यहाँ पे याद से याद कर सकते हैं। रिंग जो है रूस और अमेरिका जो है यानी दो दुश्मन आपस में रिंग पहना रहे हैं। तो बेरिंग जो है रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग करता है। अब देखिए डेविस। डी से हमारा बन जाएगा क्या? डॉग। डी से हमारा बन जाएगा डॉग। डॉग को हमने क्या किया है? ग्रीन कलर का नाड़ा पहना दिया है। तो डेविस जो है ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करता है। हमने क्या किया? ग्रीन कलर का नाड़ा पहना दिया है। तो डेविस जो है ग्रीनलैंड एवं कनाडा को अलग करता है। अब आइए जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अब आए हारमुज। देखिए यहाँ पे क्या है? हार, यहाँ पे क्या है? फार। तो आप ऐसे याद कर लीजिए हारमुज जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। तो हमें क्या हार नहीं मानना होता है। तो हारमुज की क्या होगा? फारस। हार से बन जाएगा फार। तो फारस की खाड़ी में हार क्या होता है? नहीं मानना होता है। तो मान से क्या बन जाए? ओमान। तो फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी को जोड़ता है क्या? हारमुज जल संधि। अब आ गया बाब अल मंदेव। इसे आंसुओं का द्वार भी कहते हैं बाब अल मंदेव को। तो बाप से बन गया हमारा क्या? बेबी। तो बेबी क्या है? लाल कपड़े पहन के अदा दिखा रही है। तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। बेबी क्या है? लाल कपड़े पहन के अदाएँ दिखा रही है। तो बाबा अल मंदेव जो है लाल सागर मदन की खाड़ी को जोड़ता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। साजीबू चेइराओबा किस राज्य का पारंपरिक चंद्र नव वर्ष त्यौहार है जो मुख्य रूप से मेइतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो मणिपुर का है। साजीबू चेइराओबा त्यौहार जो है मणिपुर का है। तो साजीबू चेइराओबा जिसे साजीबू नोंगमा पानबा भी कहा जाता है मणिपुर के मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला पारंपरिक चंद्र नववर्ष है। अभी कुकी मैतेई संघर्ष हुआ था जिसमें जो है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन भी लगा है।
यह आमतौर पर अप्रैल के मध्य में साजिबू महीने के पहले दिन मनाया जाता है, जो नए साल की शुरुआत, सुख समृद्धि और पारिवारिक मिलन का प्रतीक है। ये यहाँ पे साजिबू चेयरवा मनाया जा रहा है। चलिए मणिपुर को जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह है, अभी हाल ही में बने हैं युमनाम खेमचंद सिंह। यहाँ के राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला जी हैं। मणिपुर को केबुल लमजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो लोकटक झील पर स्थित है। तो केबुल लमजाओ कहाँ पर है? मणिपुर में। और किस झील पर है? लोकटक झील पे। यहाँ पर संगाई हिरण को डांसिंग डियर कहते हैं। संगाई हिरण डांसिंग डियर कहते हैं। मणिपुर का प्रसिद्ध पारंपरिक मार्शल आर्ट थांगटा है। मणिपुर में सिराई लिली महोत्सव एवं लाई हरोबा महोत्सव मनाया जाता है। तो मणिपुर में सिराई लिली महोत्सव और लाई हरोबा महोत्सव मनाया जाता है। ये रहा हमारा मणिपुर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व हिमनद दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व हिमनद दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2022 में प्रस्ताव के माध्यम से 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर कंजर्वेशन घोषित किया और इसी प्रस्ताव में 21 मार्च को वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर के रूप में मान्यता दी गई। इस दिवस का उद्देश्य ग्लेशियर का ह्यूमंस के लिए इम्पोर्टेंस बताना और उनका कंजर्वेशन करने पर जोर देता है। तो मार्च के दिवस हम देख लेते हैं कि 1 मार्च को क्या मनाया जाता है। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व गौरैया दिवस, ये 20 मार्च को मनाया जाता है। इसे वर्ल्ड हैप्पीनेस डे और विश्व गौरैया दिवस भी मनाते हैं 20 मार्च को। 21 मार्च को विश्व वन दिवस, जिसे वानिकी दिवस कहते हैं, 21 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और 23 मार्च को ही शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग यानी विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कालिंजर किले के आसपास के क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? ये रहा कालिंजर का किला, यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर फोर्ट क्षेत्र को नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया है। यह साइट विंध्य माउंटेन रेंज में स्थित है और इसे खजुराहो तथा चित्रकूट के साथ जोड़कर एक टूरिज्म सर्किट के रूप में डेवलप किया जाएगा। इस किले में प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव टेम्पल स्थित है। तो नीलकंठ महादेव टेम्पल कहाँ स्थित है? कालिंजर किले में, जिसे चंदेल वंश के शासक परमादित्य देव ने बनाया है। तो नीलकंठ महादेव टेम्पल कहाँ स्थित है? कालिंजर के किले में, जिसे किस वंश ने बनाया? चंदेल वंश ने। चंदेल वंश के कौन से शासक? परमादित्य देव ने बनाया था। और इसी कालिंजर किले में आक्रमण करते हुए 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। शेरशाह सूरी। चलिए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीट, राज्यसभा में 31 सीट और विधानसभा में 403 सीट और विधान परिषद में 100 सीट हैं, जो भारत में उच्चतम है। उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया। तो पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी जिले में है। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र सक्रिय परमाणु ऊर्जा संयंत्र नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। यह बुलंदशहर जिले के नरौरा में गंगा नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। 9वें प्रश्न में चलते हैं। क्या कर हाल ही में कौन 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभरा है? तो अभी जो है तमिलनाडु जो है टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभरा है। तमिलनाडु 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभरा है, जिसने गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। राज्य ने लगभग 7,997.17 मिलियन डॉलर का निर्यात किया है। पिछले 4 वर्षों में 29% से अधिक की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है, जो निरंतर नीतिगत समर्थन और औद्योगिक विस्तार को दर्शाती है। इसके साथ ही भारत के कुल टेक्सटाइल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 21.84% तक पहुंच गई है। तो तमिलनाडु के बारे में जाना। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो रूस के सहयोग से विकसित किया गया है।
तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु को कोयम्बटूर शहर को दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है? दक्षिण का मैनचेस्टर। तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। नीलगिरी पर्वत मुख्य रूप से तमिलनाडु में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेट्टा। चोटी है, ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। हाल ही में मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया? तो कौन सा हुआ अलग होने की घोषणा की? अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है। तो चलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के देख लेते हैं क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसी कारण हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। इसके महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस। इसके सदस्य देश कौन है? वर्तमान में इसके 194 सदस्य देश हैं। भारत भी 12 जनवरी 1948 से इसका सदस्य है। इसका उद्देश्य और कार्य क्या है? बीमारियों का नियंत्रण करना, स्वास्थ्य के स्तर को सुधारना एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया देना। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में किस राज्य में तकनीक आधारित योगाभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया? तो कहाँ पे किया गया? उत्तर प्रदेश के झांसी में। हाल ही में विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो टोटल 147 देश थे, 147 में से 116 मिला है भारत को। हाल ही में किस देश ने फ्लोटिंग लिडार बुआ सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो भारत ने फ्लोटिंग लिडार बुआ सिस्टम का परीक्षण किया है, जो हमें सटीक मानसून का, चक्रवात का हमें जानकारी देगा। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? तो विलियम डेलरिम्पल ने मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है। कौन जीता है? विलियम डेलरिम्पल ने। हाल ही में भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया है? तो ये नेपाल की है पहली ट्रांसजेंडर महिला। कौन? भूमिका श्रेष्ठ। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मानवीय पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया? तो ये नीता अंबानी जी को किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश कौन है? यह भारत है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष बनी है साध्वी निरंजन ज्योति। किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए सिखिया क्रांति 2.0 पहल शुरू की? सिखिया से हो गया सिख कौन से? पंजाब में। मार्च 2026 में भारत के किस राज्य ने पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी की? तो कौन किया? महाराष्ट्र ने। चलिए धन्यवाद। इसके हैंड डाउनलोड्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।